यूपी सहित पूरे देश में चुनावी माहौल है। क्या राजनीतिक पार्टियां और क्या निर्दलीय प्रत्याशी सभी अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में यूपी के कौशाम्बी से एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आ रहा है, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी को पुलिस द्वारा धक्का मारने और उससे बदसलूकी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आज की स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे चुनाव से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। निर्दलीय प्रत्याशी के साथ बदसलूकी, डीएसपी ने मारा धक्का, 1 मिनट में ठीक करने की दी धमकी, नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचा था प्रत्याशी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का है, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ डीएसपी द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल प्रत्याशी कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ठपली बजाकर निकल रहा था। यह देख डीएसपी सत्येंद्र तिवारी तिलमिला गए। उन्होंने प्रत्याशी को धक्का दे दिया, फिर कहा कि तेरी औकात कैसे हुई यहां ठपली बजाने की, तुझे 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सिराथू तहसील इलाके के तैबापुर शमशादपुर गांव के रहने वाले छेदू एक दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो बर्तन बेचने का काम करते हैं। छेदू की क्षेत्र में एक अलग पहचान है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 सालों से हर चुनाव में वह अपनी किस्मत जरूर आजमाता है। हालांकि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता, फिर भी वो नामांकन जरूर दाखिल करते हैं। छेदू का चुनाव लड़ने और प्रचार करने का तरीका बेहद अनोखा है। चुनाव में भले ही उसे वोट ना मिले, पर उसके प्रचार को देखने भीड़ जरूर जमा हो जाती है। छेदू के मुताबिक वो जनपद में अब तक 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं। गुरुवार को छेदू अपनी 95 साल की मां धनपतिया देवी, पत्नी उर्मिला एवं भाई और उनकी पत्नी को अपना प्रस्तावक बनाकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। छेदू ने अपने गले में अपने नेम प्लेट की तख्ती और हाथ में ठपली उठाई, फिर लेकर नामांकन स्थल पर आ पहुंचे। पर्चा दाखिल कर जैसे ही वो वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ठपली बजाने लगे। यह देख डीएसपी सत्येंद्र तिवारी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने छेदू को धक्का दिया और बदसलूकी की। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि तेरी औकात कैसे हुई यहां बाजा बजाने की, तुझे 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। इसके बाद उसकी ठपली को भी जब्त कर लिया गया, लेकिन किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद छेदू ने कहा कि वो एक गरीब प्रत्याशी है, इसलिए उन्हें धक्का देकर भगा दिया गया। वहीं इस मामले पर कौशाम्बी पुलिस प्रेस नोट जारी कर बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का नामांकन करने के पश्चात निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा नामांकन परिसर के 100 मीटर के दायरे में डुगडुगी बजाकर नारेबाजी की गई थी। उसके ऐसा करने से असहज स्थिति उत्पन्न हो रही थी। आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत उन्हें कई बार मना किया गया, बावजूद इसके वो नहीं माने, जिस पर क्षेत्राधिकार मंजनपुर द्वारा उन्हें परिसर से बाहर निकाल दिया गया। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जो तर्क दिया है वो कुछ हद तक ठीक नजर आता है, लेकिन किसी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ऐसी बदसलूकी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करती है। इसीलिए लोकतंत्र में रहना है तो अपने अधिकारों को जानना जरूरी हो जाता है। चुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहला शब्द जो सुनने को मिलता है वो है आचार संहिता, और मौजूदा घटना को लेकर पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का ही हवाला दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है आचार संहिता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। इनमें दोषी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने तक की कार्रवाई शामिल है। जरूरी होने पर आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। यहां तक कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण, चुनावी सभा, रैली, जुलूस और रोड शो से जुड़े कायदे कानून, मतदान के दिन पार्टियों और उम्मीदवारों के आचरण, मतदान बूथ के अनुशासन, चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर और सत्ताधारी दल की भूमिका का जिक्र इसमें किया गया है। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणाएं, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल
चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता, न ही वो ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियां, कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। अनुमति के बिना किसी भी जमीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं। वोटरों को शराब या पैसे बांटने पर भी मनाही होती है। मतदान के दौरान यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा ना हो। शिविर साधारण हो और वहां किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद ना हो। कोई भी खाद्य सामग्री नहीं परोसी जाए। सभी दल और उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करें जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की इजाजत के बिना किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता को लेकर इलेक्शन कमीशन की क्या है भूमिका? चुनाव आयोग आचार संहिता को सही तरीके से लागू करवाने के लिए पर्यवेक्षकों की मदद लेता है। इस काम में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की मदद लेता है। इनके अलावा इन सेवाओं के रिटायर्ड अधिकारियों की तैनाती भी चुनाव आयोग प्रेक्षक के रूप में किया जाता है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत कैसे हुई? आदर्श आचार संहिता की शुरुआत 1960 के केरल विधानसभा चुनाव से हुई। राजनीतिक दलों से बातचीत और सहमति से ही आचार संहिता को तैयार किया गया था। इसमें पार्टियों और उम्मीदवारों ने तय किया कि किन किन नियमों का पालन करेंगे। 1962 के आम चुनाव के बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी आचार संहिता का पालन हुआ था। बाद में उसमें और नियम जोड़े चले गए। चुनाव आचार संहिता किसी कानून का हिस्सा नहीं है। हालांकि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधान आईपीसी की धाराओं के आधार पर भी लागू करवाए जाते हैं। इन सब के बावजूद राजनीतिक दल और उम्मीदवार इन्हें गंभीरता से नहीं लेते और हर चुनाव में इनके उल्लंघन का एक ना एक उदाहरण सामने आ ही जाता है। समय के साथ बदलते गए आचार संहिता के नियम। चुनाव आयोग ने सितंबर 1979 में राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर आचार संहिता में संशोधन किया। इसे अक्टूबर 1979 में हुए आम चुनाव में लागू किया गया। साल 1991 का आम चुनाव आचार संहिता के विकास में सबसे अहम था। इसमें आचार संहिता का विस्तार किया गया। चुनाव आयोग भी इसके पालन के लिए सक्रिय हुआ। उसी साल यह विचार आया कि आचार संहिता उसी दिन से लागू हो जिस दिन तारीखों की घोषणा हो, लेकिन केंद्र सरकार इसे उस दिन से लागू करना नहीं चाहती थी जिस दिन अधिसूचना जारी हो। चुनाव आयोग के रुख पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया। इस मामले में स्थिति पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले से साफ हुई। हाई कोर्ट ने मई 1997 में चुनाव की तारीखों की घोषणा से आचार संहिता लागू करने के चुनाव आयोग के कदम को सही ठहराया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, लेकिन वहां से कुछ स्पष्ट नहीं निकला। आखिरकार 16 अप्रैल 2001 को हुई चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की बैठक में सहमति बनी कि आचार संहिता उसी दिन से लागू होगी जिस दिन चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा। इसमें यह शर्त भी जोड़ी गई कि चुनाव की तारीखों की घोषणा अधिसूचना जारी होने से 3 हफ्ते से ज्यादा पहले नहीं की जाएगी। साल 1960 में अपनाए जाने के बाद से अब तक इसमें काफी बदलाव आया है। आज यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक हथियार बनकर उभरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।